बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज कुछ दफ्तर पहुंचने का एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से मुश्किल तरीन मरहला मेरे लिए था। सुबह जैसे ही मैं उठी तो तेज़ बारिश हो रही थी, तेज़ मूसलाधार बारिश, जिसके बाद जब सोचा कि ऑफिस जाना है, बाहर हालात देखे तो एक्चुअली मुश्किल लग रहा था। और उसके बाद सबसे बड़ा इम्तिहान ये था कि शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जिस तरह से पानी था तो दफ्तर पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हमारी तरह जो कि अपनी ड्यूटीज़ पे जा रहे होंगे, मुश्किलात का सामना रहा होगा। तो शहर की सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे। बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक इसी तरह से वक्फे से जारी रहने की पेशगोई भी की गई है। मानसून है, बारिशें इस तरह से होंगी और जब शहर में बारिश होती है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। हमें तो मसला हुआ, लेकिन इसके साथ साथ शाहराहों पर क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो जाती है और इसके साथ हम देखते हैं कि बिजली का तरसीली निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासिर होता है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बारिश बताया गया है पूरा दिन चलनी है। तो वासा की जानिब से निकासी आपके इंतजामात क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर सूरत हाल क्या है, शहरियों को क्या मुश्किलात हैं, वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। आज की टॉप स्टोरीज़ मैं आपको बताऊँगी जी हमारे पास क्या हैं। सबसे पहली खबर हमारे पास है जी, बारिश ने नकासियाब के हुकूमती दावे डबो दिए, शहरी सड़कों पर ख्वार और 90 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। अगली खबर है जी, रावी पर नए शहर का मंसूबा जमीन खरीदे बगैर 71 साल बाद संगे बुनियाद रख दिया गया। और उसके बाद खबर है जी, FBR में उखाड़ पे चाट, ग्रेड 19 से 21 के 43 अफसरान तब्दील। और फिर अगली खबर हमारे पास है, मस्जिद वजीर खान में डांस शुदा परवेज इलाही की मजम्मत और मैनेजर को मुअत्तल कर दिया गया। ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज। डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले कुछ आप अपना एक्सपीरियंस भी बता दें क्योंकि मैंने तो इतना लंबी कहानी सुना दी जो मेरे साथ सुबह से बीती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारी है हेडलाइन के हुकूमती दावे डुबो दिए गए। मैं कहता हूँ इन्होंने बारिश ने हुकूमत को ही डुबो दिया। बिल्कुल, इतने बुरे हालात मैं कहता हूँ कि मैंने अपने 12 साल जो मेरी साफ्ती करियर है मैंने इसमें नहीं देखे। मानसून आता है और आज से 5-7 साल कबल की बात की जाए जब नूरुल अमीन मैंगल हमारे DC थे, उस वक्त सबसे ज़्यादा मानसून सीज़न हुआ, 5 दिन तक मुसलसल बारिश होती रही। उन हालात में भी ये हालात नहीं पैदा हुए थे कि सड़कें आपकी बंद हुई पड़ी हैं। आपके चलें ठीक है, जो नशेबी इलाके हैं उन वहाँ पे तो ज़ेर आब आना ही है, वहाँ पे पानी जमा होना ही है, जिसमें हमारे 2 मोरिया पुल है, मिस्री शाह का इलाका शामिल है, चामीरा का इलाका शामिल है। लेकिन मैं आपको पोश इलाके गिनवा देता हूँ। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग जो है, इस वक्त वहाँ पे इतना पानी जमा है कि ट्रैफिक की रवानी पूरी तरह मुतासिर है। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद आपका लिबर्टी गोल चक्कर से हुसैन चौक की तरफ चले जाएं तो सारा जो शहरा है वो ज़ेर आब आ चुकी है। उसके बाद पीको रोड के हालात आपके सामने हैं कि पीको रोड से तो मैं गुजर के आई हूं, सीरियसली दोनों अतराफ बैलेंस हो चुके हैं, मतलब उसके दरमियान में आपका एक नाला भी है। और एक्चुअली आपको ड्राइविंग करते हुए डर लगता है। सीरियसली मुझे तो लग रहा था पता नहीं मैं आज दफ्तर पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। देखें गाड़ियां बंद हो रही हैं, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच रहे, मोटर बाइक्स को बेतहाशा बंद हुई हैं जिसकी वजह से लोग नहीं पहुंच रहे। मॉडल टाउन कचहरी के सामने का इलाका और शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त इतना पानी जमा है कि आपकी ट्रैफिक की रवानी को छोड़ें, जिन लोगों ने अपने दफातर में जाना है या काम काज के सिलसिले में जाना है उनको मुश्किलात हो रही हैं। बात हम आते हैं उस तरफ कि हर साल मानसून सीजन आता होता है। अच्छा, इस दफ़ा क्या हुआ कि आपकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनकी जानिब से अलर्ट भी जारी होते रहे, गाहे बगाहे नोटिफिकेशंस और मरासले भी आते रहे कि इस दफ़ा जो मानसून सीजन होगा या बारिश होगी उसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए हमें कबल अज वक्त जो है इसकी तैयारियां करना होगी। उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि मानसून सीजन शुरू हो गया और ड्रेनों की सफाई साथ साथ की जा रही है। देखें आपने खुदाई की हुई है लारस रोड पे ड्रेन बिछाने के लिए और बहुत सारे इलाके। मुझे ये बताएं कि वासा की जानिब से अभी तक क्या हिकमत अमली बनाई गई है कि शहर के जिन शहरों पर पानी जमा है उनको निकाला जा सके। आप रेजिडेंशियल एरिया को छोड़ दें, अभी आप सिर्फ शहरों पर आ जाएं तो उनका बुरा हालात है। जब हम रहायशी इलाकों की तरफ जाएंगे तो फिर आपको गार्डन टाउन भी नजर आएगा, आपको फैसल टाउन भी नजर आएगा, बहुत सारे ऐसे इलाके पोश भी नजर आएंगे जहां पर इस वक्त इस कदर पानी जमा हो चुका है कि लोग जो है अपने घरों तक महदूद हो चुके हैं और बाज मकामात ऐसे भी हैं जहां पर लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है।
उनका कीमती सामान खराब हो रहा है। मुझे बताएं वासा ने क्या प्लानिंग की। अच्छा, हम कहते हैं कि माजी में क्या होता था कि माजी में बारिशें भी हुई, मानसून भी आया, पानी भी जमा हुआ, पानी को निकाला भी है, निकासी आपका निजाम भी किया गया। क्यों? उस वक्त के जो सीएम थे वो निकलते थे, वो दिन हो रात हो, वो गाड़ी में बैठकर वीडियोस नहीं बनाते थे, वो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते थे, वो आपको पानी में खड़े हुए नजर आते थे। आज जो हमारी गवर्नमेंट है उनको तनकीद का निशाना जरूर बनाती है, लेकिन उस काम से या उनका ये जो एक्ट था उसका ये मकसद होता था कि आपकी पूरी मशीनरी एक्टिव हो जाती थी। आपका कमिश्नर फील्ड में होता था, आपका डीसी फील्ड में होता था, आपका एमडी वासा फील्ड में होता था, और निचला जितना भी अमला है वो फील्ड में होता था। और लाहौरियों को आज जो बाइस रहमत हो रही है, इसको जो जहमत में बदला जा रहा है, ये उनको अजियत बर्दाश्त ना करना पड़ती अगर हमारे हुकूमती नुमाइंदगान और हम हुकूमती अहदेदारान जो है। मैं कुछ प्लानिंग की तरफ आना चाहूंगी। शहर लाहौर में सभी को पता है कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं, और फिर आपने कहा कि मॉनसून की आपने पहले से प्लानिंग भी की है। आप दावे ये कर रहे हैं कि आपने चॉकिंग पॉइंट पर अपने कैंप्स भी लगा रखे हैं। अगर कैंप्स लगे हैं, सबसे बारिश हो रही है, अभी कहीं पर कोई शाहरा ऐसी नहीं है जहां पर आपको ये भी नजर आ रहा हो कि आपका अमला एक्टिव है और काम साथ साथ चल रहा है। मैं तो सुबह से आई हूं, मैंने कहीं नहीं देखा कि कहीं पर भी आपको अमला नजर आ रहा हो। ठीक है, बारिश हो रही है, पानी इसी तरह से जमा होगा, लेकिन आपकी मशीनरी मुतहर्रिक नहीं है। तो फिर वो जो दावा किया जाता है कि हमारी तो तैयारी है, हमारे तो कैंप्स लगे हैं, कहां पे लोग हैं? अच्छा देखिए, अब बात ये क्या करते हैं कि मूसलाधार बारिश जब होगी तो बारिश उसकी वजह से पानी जमा होगा, उसका ड्रेन जो है अचानक नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये मूसलाधार बारिश तो हुई है सुबह, अलग सुबह हुई है आपकी 6 से 7 बजे के करीब हुई है, 7:30 बजे तक हुई है, उस वक्त मूसलाधार बारिश हुई है। उसके बाद कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है और कहीं पर हल्की बारिश हो रही है। मुझे बताएं कि अभी उसको भी तकरीबन 4 घंटे 3-3.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है। 3.5 घंटे गुजरने के बावजूद आपकी तो मशीनरी कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं कैंप नहीं है, कहीं नजर अच्छा मैं चले बाकी छोड़ दें, जिस रास्ते से मैं आपको बता देता हूँ, मुस्लिम टाउन से लेकर ये कोट लखपत तक मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। उसके बाद गुलबर्ग का इलाका, लिबर्टी का इलाका, अच्छा जहां पर इनका हेड ऑफिस है वो भी डूबा हुआ है। मेरे ख्याल में उनके दफ्तर के सामने भी जो शाहरा है वो भी डूबी होगी, क्योंकि मेन बुलीवार्ड इस कदर वहां पर पानी जमा है, तो अंदर तो फिर हालात बुरे ही होंगे। सही कह रहे हैं। बात यह है कि अगर आपने कैंप्स भी लगाए हैं, आपके लोग काम भी कर रहे हैं, तो उसका अमली मुजाहरा हमें दिखाने की जरूरत नहीं, उसकी जो आपका पानी जमा है वही बताएगा। अगर वो पानी निकाल दिया जाता, नकासी आपको बेहतर बना लिया जाता, तो फिर हम समझते कि आपने कैंप्स भी लगाए हैं, आपने कोई प्लानिंग भी की है, आपने कोई हिकमत अमली भी अपनाई है, आपने अपने स्टाफ को फील्ड में निकाला है, फिर जाकर हमें समझ भी आती कि हालात ठीक हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि पूरी शाहराह डूबी हुई है, कहीं पर गाड़ियां बंद हो रही हैं, कहीं पर मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, कहीं पर लोग खड़े हुए हैं, और ज़राए आमदोरफ्त जो आम तौर पर जो रिक्शा सवारी है, जो गरीब की सवारी है, मतवसत तबके की सवारी है, वो चल नहीं रही, चिंकी रिक्शा जो है वो रुके हुए। ये सारे ओवरऑल जब मसाइल बनेंगे तो मुझे बताएं कि जो लोग खुश हो रहे हैं, हम लोग मना रहे हैं कि बारिश होगी, मौसम बहुत अच्छा होगा, ठीक है, मौसम बहुत खुशगवार हुआ, मौसम शहरियों के लिए बहुत बड़ी लेकिन हमारे अगर महकमे और इदारे इसको हमारे लिए बाइस जहमत बना देंगे तो फिर हम उसको किस तरह खुशी मना सकेंगे? बिल्कुल ऐसे बात वही आती है कि जब तक आप मुनासिब हिकमत अमली नहीं बनाएंगे, कोई प्लानिंग नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में अच्छा मैं रात को ये सोच रही थी कि सुबह कुछ मुख्तलिफ शहर में हमें गहमा गहमी नजर आएगी। ऑब्वियसली मार्केटों को मुकम्मल तौर पर इजाज़त मिली है, अब आज मार्केटें भी खुल रही हैं और 24 आवर्स, और उसके बाद आपके रेस्टोरेंट खुलने जा रहे हैं। एक तरह से मुकम्मल लॉकडाउन को बहाल कर दिया गया, निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो गई। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि एकदम दोबारा सब कुछ बंद हो जाएगा। जो हालात हैं, बारिश जो है वो थमने पे नहीं आ रही है, कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम बारिश हो रही है, और उसके बाद अगर यही हिकमत अमली रही, यही हालात रहे, तो मेरे ख्याल से शहरी तो घरों तक महसूर होकर रह जाएंगे, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। इवन बहुत सारे लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, इस वजह से लोग जो है वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। हमें बारिश थम जाने पे जाना ही नहीं है, ये तो रहमत है ना, इसको बरसना चाहिए। हम लोग दुआ गो थे कि बारिश हो, जो मौसम बना हुआ है इसकी वजह से गर्मी की जो शिद्दत है, हब्स बना हुआ है, इसमें हमें मुश्किल हो रही है। हम आते हैं दूसरी तरफ कि बारिश होनी है, मानसून होना है, बारिश का बरसना है, और इसमें जो आपके हिफाजती इक़दाम हैं वो आपके इदारों ने करने हैं। जो लाखों रुपए माहाना तनख्वाहें लेते हैं, जो ठंडे कमरों में बैठते हैं, जिनको लाखों रुपए का माहाना डीजल पेट्रोल दिया जाता है, हमने उनसे पूछना है, उनकी कारकर्दगी को देखना है कि बारिश के बाद उन लोगों ने क्या किया। आपने ठीक कहा कि आज हमारे मामूलात ज़िंदगी, अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हम वापस उस दौर में जा रहे हैं कि हम मार्केट्स को खोल रहे हैं, सारे बाजार खोल रहे हैं।
لیکن وہ بازار ابھی زیر آب ہے. بالکل ایسے ہی. آپ کی سب سے بڑی لبرٹی مارکیٹ اس وقت زیر آب ہے, وہاں تو پانی جمع ہوا ہے. بالکل ایسے تو ہی. دکاندار کیسے کھولیں گے؟ صحیح, بالکل ایسے ہی ہے. خیر صورتحال شہر کی یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے. جل تھل ایک ہو گیا ہے, بارشیں اسی طرح سے پیش گوئی کی گئی ہے. یہ پیش گوئی اب کی نہیں کی گئی, یہ پیش گوئی بہت دیر پہلے کی گئی تھی کہ شہر میں بارشیں ہونی ہیں. ڈیٹس مینشن کی گئی تھی, جس کے بعد دعوے یہ کیے گئے کہ بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں. تو اب یہ بھرپور انتظامات کی حقیقت کیا ہے, یہ ذمہ داران سے ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ٹرائی کریں گے ایم ڈی واسا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آئیں اور کیا انتظامات ہیں اس پہ بات کریں, کیونکہ شہریوں کی مشکلات کم کرنا ہی ان لوگوں کا کام ہے. تو کس طرح سے مشکلات کم ہوں گی جاننے کی کوشش کریں گے. آفٹر دی بریک اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور بارش نے جل تھل ایک کر دیا ہے. شہر لاہور میں اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے. انتظامات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کے لیے. شہر میں اس وقت مسلسل بارش ہو رہی ہے. صبح ہم نے دیکھا موسلا دھار بارش ہوئی, اب کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہے. کچھ پلاننگ ہمیں اس طرح سے مؤثر نظر نہیں آ رہی ہے, وجوہات اس کی کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس سال کی سب سے میکسیمم بارش آج ہم نے فیس کی ہے. 107 ملی میٹر آج سب سے زیادہ تاجپورہ میں ہوئی, اور 103 ملی میٹر جوہر ٹاؤن میں ہوئی, اور 90s میں باقی سٹی میں بارش ہوئی ہے. اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس وقت لارنس روڈ جو کہ اماجگاہ بن جاتا تھا بارش کا ہر سال, اس دفعہ ایک قطرہ بھی پانی وہاں موجود نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایک نیا سسٹم لگا دیا. اس کے علاوہ باقی شہر میں اگلے 2 گھنٹے بعد اگر آپ دوبارہ چیک لارنس روڈ کروائیں, کے علاوہ بہت ساری شاہراہوں سے لوگوں نے گزر کے جانا ہے, اپنے دفاتر جانا ہے, کاموں کو جانا ہے. باقی شاہراہوں کا کیا ہے؟ اب جو لوگ لارنس روڈ سے جا رہے ہیں میرے خیال سے صرف وہ بلیسڈ ہیں, باقی لوگ کیا کریں گے؟ باقی لوگ 2 گھنٹے بعد اگر وہاں سے گزریں گے تو پانی کی تلاش کرنی پڑے گی انہیں, کیونکہ اس تیزی سے پانی کا خراج ہو رہا ہے. ہمارا سسٹم فعال طریقے سے کام کر رہا ہے, اور اگلے 2 سے 2.5 گھنٹے میں آپ انہی سڑکوں کو دوبارہ دیکھیں تو یقین نہیں آئے گا کہ یہاں پانی تھا انشاءاللہ. اچھا زاہد صاحب, 2 گھنٹے کا وقت آپ کہہ رہے ہیں. اب جب پلاننگ کی بات کی جاتی ہے واسا کی طرف سے, تو بتایا آپ کی جانب سے یہ گیا کہ تمام تر پلاننگ جو ہے مکمل کر لی گئی ہے. ریکارڈ بارشوں کی بھی پیش گوئی کی گئی تھی کہ اس دفعہ بارشیں ہونے جا رہی ہیں, کیمپس لگائے گئے تھے. اب بھی جہاں جہاں سے ہم لوگ گزر کے آئے ہیں وہاں پر کہیں پر ہمیں واسا کا عملہ نظر نہیں آیا. بارش تو ہو رہی ہے کہیں پہ ہلکی, جہاں پہ ہلکی کہیں بارش ہو رہی ہے ان علاقوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ نکاسی آب ابھی تک جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی وہی میں نے گزارش کی کہ یہ سسٹم چونکہ ہمارا ایکٹیو ہے تو اسی لیے 2 گھنٹے میں پانی نکلے گا. ادروائز تو کئی باقی شہر ہیں اور کئی پرانے وقت میں یہاں پہ کئی دن لگ جاتے تھے, تو اب ہم گھنٹوں کی بات کر رہے ہیں, اور وہ بھی 2 سے 2.5 گھنٹے. تو سسٹم فعال کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں عملے کی ضرورت صرف اسی کام کے لیے ہوتی ہے کہ اگر کوئی سالڈ ویسٹ کہیں پھنس گیا اس کو نکالنا. سسٹم تو زیر زمین ہے ہمارا, پائپوں کے ذریعے ٹرینوں کے ذریعے کام کر رہا ہے. تمام پمپنگ اسٹیشن کام کر رہے ہیں, جنریٹرز کام کر رہے ہیں, اور بڑے تیزی سے پانی کا اخراج ہو رہا ہے. کسی بھی پوائنٹ پہ آپ جائیں تو جو اچھا آپ نے زاہد صاحب 2 گھنٹے کا آپ وقت دے رہے ہیں, اگر 2 گھنٹے بعد زیادہ بارش ہو جاتی ہے, کیونکہ اب تو محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ مسلسل بارشیں ہونی ہیں اور مینشن کیا گیا ہے کہ اگلے 2-3 روز بھی بارشیں ہوں گی, تو مجھے یہ بتائے گا کیا مزید وقت جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا؟ 5 گھنٹے لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ بارش کا سپیل گزر گیا ہوا ہے, ابھی ہمیں کئی گھنٹوں کا وقفہ ملے گا. تو لہٰذا اب صرف پانی کا اخراج ہی ہم کر رہے ہیں, مزید بارش اگلے 3 گھنٹے میں متوقع نہیں ہے. ٹھیک ہے, امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. تھینک یو سو مچ. ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, لیکن فی الحال جو شہر کی صورتحال ہے اس کے لیے آپ کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا. 2 گھنٹے تک شہر میں نکاسیاب ممکن ہو سکے گی یا نہیں؟ سپرا صاحب, ہم تو دیکھتے ہیں رات گئے تک پانی جو ہے وہ جمع رہتا ہے. کل کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے, کل جن علاقوں میں بارش ہوئی وہاں پر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی جمع ہے, اور اس کے بعد اب سارا ٹائم بارش ہو رہی ہے. تو یہ 2 گھنٹے والا ٹائم آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 گھنٹے میں نکاسیاب ان شاہراہوں پر, مین شاہراہیں جہاں سے ممکن بنائی جا سکے گی, ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں میں نے پروگرام کے شروع میں یہی کہا تھا کہ واسا کی جانب سے یہی موقف آئے گا کہ ابھی بارش رکی ہے, بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے, اس کو کچھ وقت لگے گا, اس کے بعد اس کا نکاسی آپ کا جو سسٹم ہے مکمل ہو. اور ایم ڈی صاحب بھی وہی فرما رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ 2 گھنٹے کے بعد اگر یہ آپ اس کو کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, لیکن بظاہر لگ نہیں رہا جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں, جس طرح سے سڑکیں مجھے ڈوبی ہوئی مجھے ہیں. لگتا ہے کہ ایم ڈی واسا جو ہیں اس وقت صرف لکشمی چوک, 2 موریا لارنس پول, روڈ کا انہوں نے ذکر لارنس کیا ہے کہ روڈ, آپ وہاں اور پر وہ پانی جمع نہیں ہے, وہ ہاٹ سپاٹ ہے نا, وہاں جب بھی بارش ہوئی وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے, اور تمام وزٹر جو آپ کے حکومتی عہدیداران ہیں, وزراء ہیں, سب نے وہیں جانا ہوتا ہے, تو وہ وہاں تو کلیئر ہو گیا.
मुझे बताएं कि बाकी जो पोश इलाके हमारे हैं वहाँ पर क्या हालात होगा। लिबर्टी गोल चक्कर जो भरा हुआ है, गुलबर्ग बुलेवार्ड जो भरा हुआ है, आपके दफ्तर के सामने की शाहराएं जो भरी हुई हैं, उसके बाद आपका पीको रोड जो भरा पड़ा है, मादरे मिलर रोड जो है इस वक्त जमा है, मॉडल टाउन लिंक रोड जो है वो इस वक्त उस पर इतना पानी है का गुजरना मुश्किल हो गया। मुझे बताएं ये बहुत सारी शरह हैं और वासा को मालूम भी होगा। आपने ठीक कहा कि इनकी टीमें हमें नजर नहीं आ रही, टीमें अगर काम कर रही होती तो मेरे ख्याल में आज हालात बेहतर होते, लेकिन नहीं है। मुझे ये बताएं कि बारिश का होना या रहमत का बरसना जो है ना मौसमियात के बस में, ना हमारे ना वासा के बस में, वो अल्लाह ताला की ज़ात के बस में। वो बारिश होनी है, मानसून सीजन चल रहा है, बारिश होनी है, 2 घंटे का वक्त है, 2 घंटे के बाद दोबारा अगर बारिश हो जाती है, इसका क्या मतलब? जो दफ्तर जा रहे हैं उनको मुश्किल है, जो दफ्तर से वापस आएंगे, जो वापस घर जाएंगे उनको भी मुश्किल होगी, और रात में जो निकलेंगे खाने के लिए कि आज रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं और हमने जाना है मार्केट में, तो उनको भी मुश्किल होगी। इसका क्या मतलब है कि वासा ने पूरे दिन की प्लानिंग दे दी है कि आप घर पर बैठे, इसलिए घरों से ना निकलें। ये तो मुमकिन नहीं है कि घर में लोग बैठ सके। लोग कोरोना में नहीं बैठे तो मेरे ख्याल में पानी में तो नहीं बैठे। बिल्कुल ऐसे। अभी हमें सीनियर रिपोर्टर और असाइनमेंट एडिटर हमारे हैं जी आमिर रजा खान, उन्होंने ज्वाइन किया है और कुछ शहर की सूरत हाल बताना चाह रहे हैं। आमिर भाई बताइए कहाँ पर आप मौजूद हैं और इस वक्त क्या हालात हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल टाउन और टाउनशिप के मबैन जो मेन रोड है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रेन है और आप उस बारिश के बायस ड्रेन जो है वो फुल हो चुका है और उसका पानी जो है वो बाहर आ गया है। आप अगर देख सकें तो मेरे अकब में भी आपको नज़र आएगा कि ड्रेन जो है वो उबल कर रोड पर आ गया है, जिसकी वजह से सिर्फ एक पट्टी जो रोड साइड पर फुटपाथ की पट्टी है वो आपको नज़र आएगी। अदरवाइज़ ड्रेन जो है, ड्रेन और रोड जो है वो एक हो गए हैं, पानी का लेवल एक है। शदीद मुश्किलात हैं लोगों को, और अगर ये बारिश का सिलसिला मज़ीद 1-2 रोज़ तक जारी रहा तो आप सोच सकते हैं कि किस कदर नाअहली है इंतज़ामिया की, और ये पानी कहाँ तक जाएगा, लोगों के घरों में दाखिल हो जाएगा, क्योंकि अब ड्रेन जो है वो फुल हो चुका है और ड्रेन का पानी रोड पर आना शुरू हो गया है, जिसके बाद ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी शदीद मुतासर है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आमिर रजा खान हमारे साथ मौजूद है। सिप्रा साहब, ये बाहर की सूरत हाल है, ये एक शाहरा हमने दिखाई है, अभी तो पूरे शहर में ये सूरत हाल देखने में आ रही है। देखें हाजी साहब जो है वो पोश इलाका फैसल टाउन गार्डन टाउन के सामने वाली ड्रेन की बात कर रहे हैं ना। मैं बात कर रहा था कि आपके जो पीको रोड की ड्रेन है उसका भी यही हालात है, उसके भी यही हालात है। आपके कोट लखपत में जो ड्रेन है उसका भी यही हालात हैं। इसका क्या मतलब है कि इस वक्त वासा इंतज़ामिया हो या मुतलके इदारे जिनके भी ज़ेर इंतज़ाम जहाँ पर भी पानी जमा है उनकी जानिब से कोई काम नहीं किया जा रहा, इसलिए आज ये हालात पैदा हो गए। हमारे और भी बहुत सारे इलाके, वाल्टन रोड की हम बात करें तो वाल्टन रोड पर इस कदर पानी जमा है, वो बोर्ड की जिम्मेदारी है, लेकिन वहाँ से गुजरना भी महाल हो चुका है। बिल्कुल ऐसे। मुझे बताएं कि हर साल मानसून आता है, लाहौर में बारिश ने बरसना होता है, उसके बावजूद हम लोग आज तक साल गुजरने के बावजूद ये मनसूबाबंदी नहीं बना सके कि हमने शहर में जो बारिश का पानी जमा होगा उसको बर वक्त किस तरह निकालना। पूरी दुनिया में देखें बारिशें होती हैं, कई माह तक मुसलसल बारिशें होती रहती हैं, लेकिन इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। हमारे यहाँ 1.5 महीने का एक आता है सीजन आता है और उस दौरान हम लोग हमारे यहाँ 1.5 महीना पहले से इजलास होना शुरू हो जाते हैं कि हमने इंतजाम भी हो जाते हैं, फंड्स का रोना शुरू कर दिया जाता है, कागजों की हद तक आपको प्लानिंग भी पूरी करके दे दी जाती है। मुझे बताएं आपके जितने आपने पंप्स, डिस्पोजल पंप्स लगा रखे हैं, आप उनको अगर वो कम है तो मेरे ख्याल में उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए हमें। बिल्कुल अब वक्त की जरूरत है, शहर जो है आबाद होता जा रहा है, शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लोग वहीं पर बैठे हैं कि हम पुराने सिस्टम को अभी तक राइज करें और उसी पर चलें, तो मेरे ख्याल में ये अब ऐसा चलने वाला नहीं है। मैं फिर एक दफ़ा आऊँगा कि हमारे जो आला हुक्मरान है, बिलखसूस मैं CM साहब की बात कर रहा हूँ, अगर आज CM साहब निकलें और मैं कहूँगा कि वो पोश इलाके में जाएं, वो छोड़ दें लक्ष्मी को, 2 मोरिया पुल को, मिस्री शाह, वो साइड छोड़ दें, बदामी बाग, वो तो उनकी तो किस्मत है डूबना है ना, वहां तो पानी जमा होना ही होना है। आप पोश इलाकों में आ जाएं, पोश इलाकों में अगर आपको पानी जमा नजर आए तो फिर आपको पता चलेगा कि वासा की कारकर्दगी क्या है, आपके मुतलका इदारे कितना काम कर रहे हैं और वो लोगों को किस तरह सहूलतें दे रहे हैं, और आपको जो फाइलों की सूरत में जो आपको रिपोर्ट पहुंचती है उस रिपोर्ट में हकाइक क्या है वो आपको सड़कों पर आए नजर आएंगे अगर आप निकलें तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिप्रा साहब, हमने बात की शहर में बारिश हो रही है, पानी हर जगह जमा है, एक और बारिश के बाद जो सूरत हाल देखने में आती है, फिर स्ट्रिप हो जाते हैं, बिजली कब आएगी? एक तो पहले आप लोग इतने परेशान होते हैं और फिर ये हब्स वाला मौसम है, ये भी शहरियों के लिए इम्तिहान बन जाता है।
देखिए हमारा ओवरहेड सिस्टम है, ये ट्रिपिंग होनी है। होता क्या है कि जब बारिश स्टार्ट होती है, एक वेदर चला, हब्स हुआ, गर्मी हुई, उसके बाद जो पहली बारिश होती है, जिस तरह आपके 2-3 दिन गुजरे, उसके बाद कल बारिश हुई और बारिश के दौरान आपके ट्रिपिंग की तादाद बढ़ी, 100+ तक भी गई फीडर ट्रिप हुए। आज देखें, आज सुबह जो बारिश हुई है, इसमें ये फिगर जो है आपका 30 तक रहा है कि 30 फीडर ट्रिप हुए हैं। अगर ये मुसलसल बारिश होती रही तो ये मेरे ख्याल में और तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम इसके साथ मिल जाता है। अच्छा। होता ट्रिपिंग के हालात उस वक्त होते हैं जब आपकी गर्मी ज्यादा पड़े और अचानक बारिश हो। ओवरहेड सिस्टम है, हमारे दरख्तों की टहनियां भी मौजूद हैं, वाइनर्स भी अवेजा हैं, आपके ये और भी बहुत सारी रस्सियां जो हैं बैनर्स को बांधे के लटकी हुई हैं, वो परिंदे हैं, ये सारे उसका बाइस बनते हैं। लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन रेज करता हूँ लेस्को पे कि आप मौसम सरमा में जो 8-10 घंटे बिजली बंद करके हम लोगों को कहते हैं कि हम सिस्टम की अपग्रेड कर रहे हैं, अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और इस अपग्रेडेशन की सूरत में अगर फिर हमें बारिश के दौरान ये हालात देखने को मिले कि अगर फीडर ट्रिप होता है तो वो 2-2, 3-3 घंटे लग भी नहीं रहा। बाज ऐसे इलाके हैं जहां पर फीडर ट्रिप हो जाए तो 15-15 घंटे, 20-20 घंटे तक फॉल्ट ही नहीं मिलता, बिल्कुल सही और बिजली बंद रहती है। अच्छा, अब इस बारिश में क्या होगा कि फीडर ट्रिपिंग कम होगी लेकिन ट्रांसफार्मर डैमेजिंग ज्यादा होगी, वो उससे भी खतरनाक है और वो ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है। अच्छा ठीक है, कंपनी ने मंगवा लिए, ट्रांसफार्मर्स भी मंगवा लिए, आप देते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जलने की शरह इस कदर ज्यादा होती है बारिश में कि आप उस पर पूरा नहीं उतरते और लोगों को 12-12, 14-14 घंटे तक जो है वो गर्मी में बैठना पड़ता है। उसके बाद जाकर कहीं एहतजाज हो जाता है, कहीं दफ्तर पर हमला हो जाता है, कहीं कंज्यूमर दफ्तर में पहुंच जाते हैं। खुदा ना खास्ता हम अब इस तरह की बारिश जब मुसलसल हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा करंट लगने के वाक़यात भी देखते हैं, तो अल्लाह ताला रहम करे। अभी हमें ज्वाइन किया है जुनेद रियाज ने, मादरे मिल्लत रोड पे वो मौजूद है, उनसे जान लेते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जुनेद बताइए, यहाँ पर नकासी आपकी सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं, बारिश के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से। इस वक्त हम टाउनशिप के इलाके मादरे मिल्लत रोड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से 3 फुट पानी जो है यहाँ पर जमा हो गया और बारिश का सिलसिला जो है वो सुबह से ही जारी है। जैसा कि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि 9 से 11 तारीख तक जो है वो तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जिसकी वजह से शहर में जो इंतज़ामात हैं वासा को वो बेहतर करना होंगे। लेकिन अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो इंतज़ामिया का पोल जो है वो खोल रही है। आप देख सकते हैं कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों पे 2 से 3 फुट जो है वो पानी, बाज़ जगहों पर तो इससे भी ज़्यादा पानी जो है वो जमा हो गया और यहाँ पर ना सिर्फ मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं बल्कि गाड़ियाँ भी जो हैं वो बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गया और शहरी परेशान होकर रह गए हैं। बाज़ शहरी जो हैं वो तो मौसम को से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी जमा है उसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। और दूसरी जानब महकमा मौसमियात ने पेशन गोई किया कि ये बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा और इस हवाले से हुकूमत, पंजाब हुकूमत और महकमा वासा को जो है वो इंतज़ामात बेहतर करना होंगे ताकि शहरियों को जो है वो आने जाने में मुश्किलात ना हो। और आज पहला रोज़ है हफ्ते का, जिसकी वजह से जो दफातर हैं और मुलाजमीन हैं वो भी जो है वक्त पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारिश और जो पानी की सतह है सड़कों के ऊपर वो शहरियों को और मुलाजमीन को जो है वो ऑफिस में और दफातर में ताखीर से पहुंचने पर मजबूर कर रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग तो टाइम पे कहीं नहीं पहुंच पा रहे जो शहर में इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन मैं शहरियों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि एहतियात ज़रूर बरतें। आपने जहाँ कहीं पे भी जाना है थोड़ा सा टाइम का मार्जिन रख के निकलें ज़रूर, क्योंकि बारिश मुसलसल हो रही है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात भी इस वजह से पेश आते हैं। तो एहतियात बरतें, ड्राइव जो है जब भी आप करें तो ध्यान से करें, क्योंकि हम देखते हैं रोड पे पानी ज़्यादा जमा होता है तो कहाँ से रोड टूटी है ये भी नज़र नहीं आता और स्लिपिंग जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो एहतियात ज़रूर बरतें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास जो नज़र आ रही हैं वो हम ज़रूर चाह रहे हैं कि आपके साथ शेयर करते रहें, शहर में सूरत हाल आपको दिखाते रहे। सिप्रा साहब, बहुत सारे लोगों ने अभी बाहर निकलना है, मुख्तलिफ शाहराहों का रुख करना है, तो लोगों की हेल्प भी हो जाती है कि किस जगह से ऑल्टरनेट वे, आप वैसे ऑल्टरनेट वे पे भी चले जाएंगे तो सूरत हाल आपको यही नज़र आएगी। पानी बहुत ज़्यादा जमा है, लोगों की बाइक्स बंद हो रही हैं, गाड़ियों के अंदर पानी जा रहा है, क्या करें लोग? ऑल्टरनेट वे में मुझे आप बता दें, ऑल्टरनेट वे कैसे तलाश करेंगे बाहर निकल के? देखिए हर शहर जब आपके जेरे आब आई है तो ऑल्टरनेट वे नहीं। अच्छा, आप घर से निकले हैं तो आपकी गली जो है
तो वो अगर ज़ेर आब आ चुकी है तो फिर ऑल्टरनेट वे आप कहाँ से ढूंढेंगे। बात ये है कि हम लोग उस तरह चल ही नहीं रहे जिस तरह इसकी ड्रेनेज होनी चाहिए, जिस तरह इसका निकासी आपका निज़ाम होना चाहिए। हम उस तरफ गए नहीं, हम लोगों ने ना कोई प्लानिंग की, ना हम लोगों ने फंड्स लिए, ना उस पर जाके कोई ऐसी वर्किंग की ताकि जो मानसून सीज़न है इसमें हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। मैं फिर वही कहूँगा कि 3-4 महीने से अलर्ट जारी हो रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उसके बावजूद अगर हम खामोश रहे हैं, हम सुकून से बैठ के ये कह रहे हैं जिम्मेदारों का कि तयन होना चाहिए, 2 घंटे में निकासी आप मुमकिन हो जाएगी। जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए कि आपको 3 से 4 महीने पहले हम लोग बता रहे हैं कि ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर ये डर होता ना कि जिम्मेदारों का तयन हो जाना है, अगर इतना एक्टिव लोग नजर आ रहे होते तो इस टाइम आपको बाहर मशीनरी भी एक्टिव नजर आती, आपको वासा का अमला भी एक्टिव नजर आता। असल में पता है कि ये सब होना ही नहीं, इसीलिए सभी लोग अपने कमरों में बैठे आराम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अलमिया भी यही है कि हम लोग इंतजार करते हैं कि सर से पानी गुजर जाए और उसके बाद हम लोग कोई काम करना शुरू करते हैं। कोई भी एग्जाम्पल हम ले लें तो यहाँ भी यही हो रहा है कि जब तक हम लोग किसी को जज़ा सज़ा के अमल से नहीं गुजारेंगे उस वक्त तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। हम यही सुनते रहेंगे 2 घंटे बाद ठीक हो जाएगा। अगर बारिश देखें, अब 2 घंटे का टाइम दिया, अगर 1 घंटा और बारिश हो जाती है तो फिर एमडी वासा साहब का स्टेटमेंट कहाँ रह जाएगा, फिर खफारिग हो जाएगा, फिर वो कहेंगे 2 घंटे और हो जाएंगे। बात यह है कि आप उनको ग्राउंड रियलिटी पे आए ना, बात करें कि आप लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम को उस तरह क्यों नहीं बनाया कि अगर बारिश हो भी सही और नशेबी जो इलाके हैं उनसे हमने पानी को निकालना है तो वो किस तरह निकाला जाएगा। अगर वो प्लानिंग है, वो हिकमत अमली है, तो आज एमडी साहब हमें वो बता रहे होते कि हमने साल में या 2 साल में, अगर नए पाकिस्तान जब से बना है तो 2 साल तो इसको भी गुजर गए हैं, तो 2 साल के दौरान पंजाब हुकूमत ने, या सिर्फ लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर शहर में कौन सा सिस्टम बनाया जिससे हम कहें कि लोग आज जो है उससे फायदा उठा सकेंगे या आज मुस्तफीद हो रहे हैं। आज तो लोगों के लिए ये बारिश बाइस जहमत बन चुकी है, लोगों की बाइक्स बंद हो रही हैं, गाड़ियां बंद हो रही हैं, दफातर वो पहुंच नहीं पा रहे। इसलिए कोई मुनासिब हिकमत अमली की ज़रूरत है या फिर जज़ा सज़ा का तरीका कार ढूंढना होगा। इस बात से हमें निकलना होगा कि बारिश मुसलसल हुई, मूसलाधार बारिश हुई, इसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया, इसलिए आप 2 से 3 घंटे का इंतजार करें, ये कोई बात नहीं, इससे हमें कोई समझ नहीं आ रही। आपके शहर में कोई ऐसी शहरा इस वक्त इवन माल रोड भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए माल रोड की ग्रीन बेल्ट और उसका पानी जो है उसकी सड़क का एक साथ मिला पड़ा हुआ है और सबसे अहम शहरा है जहां पर आपका गवर्नर हाउस है, जहां पर आपकी पंजाब असेंबली है, गवर्नर हाउस वाली रोड की तो आप बात ही ना करें, वहां से तो कोई गुजर ही नहीं सकता जिस तरह से गवर्नर हाउस तो मेरे ख्याल में इतराफ में भरा होगा ना पानी। ऐसे ही है। आपको कश्मीर रोड है वहां पानी जमा होता है, वो भी भरा होगा। माल रोड भी भरा है, बैक साइड पे लारे वो डेविस रोड है, डेविस रोड भी बड़ा हॉट स्पॉट है, वहां भी पानी भरा जाता है, तो गवर्नर हाउस की सराउंडिंग में होगा। बिल्कुल। उसके बाद आप अच्छा फिर पंजाब असेंबली देख रहे हैं, आपका कूपर रोड इस वक्त डूबा होगा, मैक्लोर रोड, बीडन रोड, यहाँ पानी जमा होगा। आपकी ऐवान की दीवारों के साथ अगर पानी जमा है तो फिर शहर कहाँ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, शाहराहों पर ये सूरत हाल देखने में आ रही है। खैर एमडी साहब ने तो 2 घंटे का वक्त दिया है, तो अब 2 घंटे में देखें अगर बारिश होती है तो ये 2 घंटे मजीद आगे बढ़ जाएंगे। यानी वासा अपना काम कब करेगा, बारिश रुकने का इंतजार करेगा, उतनी देर शहरी अगर मसाइल का शिकार हैं तो रहें, जो उनकी प्लानिंग है उनके मुताबिक ही उन्होंने काम करना है। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, शहर की सूरत हाल हम वक्तन फवक्तन आपको बताते रहेंगे। अगली खबरें जरूर डिस्कस करनी है, अगली खबर जाएंगे रावी पर नए शहर के मंसूबे के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हमारे रिपोर्टर जुनेद मौजूद हैं, पहले भी उन्होंने सूरत हाल बताई, एक बार फिर से उन्होंने ज्वाइन किया है। नकासी आप जो है वो यहाँ पर ताहाल मुमकिन नहीं हो सका। 2 घंटे में जैसा कि एमडी वासा ने कहा था कि आपको शहर की सूरत हाल बेहतर नजर आएगी। अब तो बारिश भी रुक चुकी है, अब वहाँ पर सूरत हाल क्या है, जुनेद की जानिब रुख करते हैं। जी जुनेद बताइए। जी इस वक्त मैं टाउनशिप मादरे मिलत रोड पर मौजूद हूँ और मेरे एक तरफ तो कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया है और कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया की सूरत हाल भी इंतहाई नाकिस है और वहाँ पर जो 2 से 3 फुट पानी जो है वो वहाँ पर खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से जो मुलाजमीन हैं कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। और दूसरी जानब इस वक्त मैं टाउनशिप में मौजूद हूँ और मेरे एक तरफ जो है उमर ब्लॉक और दूसरी जानब जो है वो 11-12 चौक आता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप मेरा कैमरा मैन सूरत हाल दिखा सके, यहाँ पर मोटरसाइकिलें देख सकते हैं कि यहाँ पर मोटरसाइकिलें बंद हो चुकी हैं और जो उन्हें धक्का लगाकर जो है यहाँ पर आना पड़ रहा है। और अगर पीछे जाकर देखें तो पीछे गाड़ियाँ भी काफ़ी सारी जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और
क्योंकि आज हफ्ते का पहला रोज़ है, पीर के रोज़ तमाम मुलाजमीन की ये होती है कि वो अपने ऑफिस में हाज़िर हों, और यही सूरत हाल है कि आज सड़कों के ऊपर जो रश है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि मुलाजमीन ने सुबह के वक्त अपने दफातर में पहुँचना है। लेकिन अगर बात की जाए वासा की कारकर्दगी की, तो 2 घंटे में जो पानी की निकासी आपका इंतज़ामात करने थे और पानी निकालना था, वो भी सूरत हाल अभी तक नज़र नहीं आ रही। क्योंकि अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो पंजाब हुकूमत के लिए इस वक्त जो है ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि अच्छा जुनेद, मैं आपके पीछे देख रही हूँ कि बाइक्स बहुत सारे लोगों की बंद हुई हैं, गाड़ियों के अंदर, रिक्शों के अंदर पानी जा रहा है, तो बारिश मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, पानी वैसे का वैसे जमा है। कोई यहाँ पर निकासी आपके लिए इंतजामात नजर आ रहे हैं? कोई वासा का अमला यहाँ पर पहुंचा है निकासी को मुमकिन बनाने के लिए, क्योंकि बारिश रुके तो अब काफी टाइम हो चुका है? यहाँ पर बारिश तो रुक चुकी है, लेकिन वासा की जानब से जो इंतज़ामात हैं वो इंतहाई नाक़िस हैं। कोई अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूर दूर तक जो है वासा की जानब से जो मुलाजमीन हैं वो नज़र नहीं आ रहे, और जो पानी निकालने के लिए इंतज़ामात होने चाहिए थे, जिसके ये दावे कर रहे थे वासा हुकाम की जानब से, वो दावे नज़र नहीं आ रहे। और पानी जो है यहाँ पर अभी 3 से 4 फुट जो है वो खड़ा है गलियों में, मोहल्लों में, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना है। बारिश जो है वो अभी तो नहीं हो रही, लेकिन महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई की है कि आइंदा 1 से 2 रोज़ तक जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जिसकी वजह से मज़ीद बारिश की तवक्का है। आज शहर में जो पहले बारिश हुई है उसको ही अभी तक जो है वो कंट्रोल करने में जो सड़कों पे सूरत हाल नज़र आ रही है, जो शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो आपके सामने है कि इस वक्त जो शहरी हैं उनको कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं कि वो पानी में से गुजर के जा रहे हैं, और 2-2, 3-3 फुट, 5 जगह पर 4 से 5 फुट पानी जो है वो खड़ा है। और जो शहरी हैं वो अपना रास्ते बदल रहे हैं कि यहाँ से नहीं वो दूसरे रास्ते से चले जाएं, लेकिन दूसरे रास्तों पर भी शदीद पानी इकट्ठा हुआ है, और वो वासा हुकाम को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि फौरी तौर पर शहर में पानी निकालने और निकासी आपके इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए जो वो इक़दामात किए जाएँ। ठीक है जी, शहरियों की जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है, निकासी अब ना होने की वजह से शहरी घरों में रह गए हैं, और जो बाहर शहरी हैं, सिपरा साहब आपने देखा बाइक्स बंद है, रिक्शों के अंदर पानी जा रहा है, तो शहरी तो फिर ये कहेंगे कि इंतजामात कहाँ पर हैं, उनके लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। देखें, ये जहाँ जुनेद खड़ा है ना, हम अगर सिर्फ इस एरिया की बात कर रहे हैं, पूरा शहर को छोड़ दें, उसने पहले मादरे मिल्लत रोड आपको बताया, फिर उसके बाद हमदर्द चौक, और हमदर्द चौक से चांदनी चौक के दरमियान का रास्ता, ये वो ज़ेरे आब आ चुका है। अच्छा, चांदनी चौक से आपका नाला गुजर रहा है जिसमें आपने कहा ड्रेनेज, ये सारा पानी जाना है। उसके बाद मादरे मिल्लत रोड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से आपका नाला गुजर रहा है। मुझे बताएं कि वो रोड, वो शाहराहें जो नाले के करीब मौजूद हैं या उसके अतराफ में मौजूद हैं, उन इलाकों में ये हालात हैं। देखें, नाला क्या काम करता है कि उसी से आपका निकासी, आपका सिस्टम होना है, उस आपका पानी उसी नाले में जाना और उसके बाद आगे वो चला बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उसके किनारे पर जो आबादियां हैं और किनारे पर जो शाहराहें हैं, अगर वो डूब चुकी हैं, वहां पर निकासी आपका कोई निजाम नहीं है, तो फिर बाकी शहर का अल्लाह ही हाफिज है, फिर वासा जाने और आपकी आवाम जाने, फिर यही होगा कि मोटरसाइकिल ना सिर्फ मेन रोड बल्कि जुनेद कह रहे हैं मुल्हिका जो शाहराएं हैं, गलियां हैं, वहां पर भी पानी जमा है, तो वो तो होगा ही ना। देखें, आपकी मेन शाहराह अगर डूब रही है तो आप क्या समझते हैं? आपकी गली जो है, गली से तो उस वक्त ड्रेनेज होगी जब आपका सिस्टम आगे स्मूथ चलेगा, बिल्कुल ऐसे जब निकासी आपका सिस्टम ऑपरेशनल होगा तो फिर चलेगा। आपकी गली मोहल्ले तो उस वक्त पानी निकलेगा, आपके घरों में उस वक्त पानी दाखिल नहीं होगा जब ड्रेनेज आपका बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसे यहाँ हालात मैंने आपको बता दिए हैं कि अच्छा, चांदनी चौक से आगे हम कॉलेज रोड पे चले जाते हैं, कॉलेज रोड पे नाला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप 3 नाले गुजरने के बावजूद इस इलाके में निकासी आप नहीं कर सके, तो फिर बाकी शहर में आप कहां से करेंगे? जिस तरह फैसल टाउन का कहा, हाजी साहब बता रहे हैं कि वो बराबर हो चुका है, पीको रोड का जो नाला है वो भी बराबर हो चुका है। इसका क्या मतलब है कि नाले भर चुके हैं, बारिश में रुक चुकी है, और उसके बावजूद निकासी आपका कहीं पर भी आपको बिल्कुल भी अभी तक ये भी नहीं नजर आ रहा कि कुछ इनिशिएटिव लिया गया हो। तो शहर में हर जगह पानी जमा है, सूरत हाल आपको बताई। थैंक यू सो मच शाहिद सिपरा साहब। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। करने वाले हैं एलडीए की जानिब से रूल्स में जो बड़ी तरामीम की गई हैं, रिलीफ दिया गया है, आम शहरी को इसके समरात किस तरह से पहुंचेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि कुछ चेंजेस की गई हैं और उसका फ़ायदा अल्टीमेटली डायरेक्टली आवाम तक पहुंचा है। तो ये चेंजेस जो हैं बताना आवाम तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो इससे फ़ायदा भी उठा सकें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ऐलान किया गया था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दी जाएगी, और उस ऐलान के बाद एलडीए की जानिब से ये रूल्स जो हैं
बड़ा रिलीफ दिया गया, रूल्स में तरामीम की गई, क्या क्या तब्दीलियां की गई, इस पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं जी वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। अभी तो जो शहर में हालात हैं, यहाँ तक पहुँचना ही मेरे ख्याल से एक चैलेंज बन गया था, तो आई होप कि आप खैरियत से दफ्तर पहुँच चुके होंगे। अच्छा, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ऐलान किया गया, आप उस ऐलान को कैसे देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस पे आता हूँ, बट एक बात पहले भी कह दूँ, मैं बाय द वे आपके ऑफिस बड़े आराम से पहुँचा, जिस रास्ते से आया हुआ मुझे कोई पानी नहीं मिला। चलिए, ये तो अच्छी बात थी। तो बट हाँ, पानी आज बहुत है। आज 107 mm की बारिश हो गई है हमारे यहाँ, जो हमारे सिस्टम 50 mm के लिए डिज़ाइन है, तो इंशाल्लाह उसको हम 2 से 3 घंटे में सेट कर देंगे शहर में। सही। अब आते हैं इस टॉपिक पे जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है। प्राइम मिनिस्टर का पहले दिन से और पावर में आने से पहले का ये स्टेटमेंट है कि हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को वापस जिंदा करना। क्यों जिंदा करने की बात की जा रही है? आपने दुबई को देखा, दुबई आज से अगर हम 1980 या 90 में चले जाएं वहाँ, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके पुराने डेरा के इलाके में चले जाते थे, उनकी भी वैसी दुकानें थी, शायद आपके नॉर्मल पुराने इलाकों में दुकानें हैं, लेकिन उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे जब बहुत ज़्यादा फोकस किया तो उनको 30-40 साल लगे, बट आज एक पूरा शहर उन्होंने खड़ा कर दिया। दुनिया आती है, मॉल्स दुनिया के सबसे बड़े बन गए। तो ये पैसा उनने अपनी ही ज़मीन से जनरेट करने में कामयाबी हासिल की। प्राइम मिनिस्टर का भी यही बिलीफ है कि इस मुल्क में, क्योंकि हम हमेशा डेवलपिंग नेशन नहीं रह सकते, हमने मुल्क के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होना ही होना है, और उसका बनने का एक ही तरीक़ेकार है कि पाकिस्तान में भी आपकी तरक्की आने के लिए लोग कारोबार करें। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा कारोबार है जिसकी हर बंदे की जरूरत है। छत भी सबको चाहिए, ऑफिस के लिए जगह भी हम सबको चाहिए, ठीक है ना, बच्चों के स्कूल के लिए भी कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो इंडस्ट्री के लिए भी कंस्ट्रक्शन चाहिए। तो पीएम ने स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन में सिर्फ हाउसिंग नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था कि हर किस्म की कंस्ट्रक्शन वालों को बेनिफिट प्रोवाइड करें। LDA में जब हम आए तो मैं मजाक में भी थोड़े दिन पहले किसी आर्किटेक्ट को ये बोल रहा था कि ऐसा लगा जैसे आके बैठे चीजें समझी कि सामने से एक पागल बैल हमारी तरफ भाग रही है। अच्छा। और हमने इसको पकड़ना भी है, इसको गिराना भी है, और इसको संभालना भी है। LDA के अंदर यानी आपको मुश्किल टास्क लगा था? मुश्किल टास्क था, समझ आ गई थी, बट उस पागल बैल को पकड़ने के लिए आपको पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे और टारगेट हम ये कर रहे हैं, अपने आप को भी बचाना है, अपने आप को इर्द-गिर्द वाले लोगों को भी महफूज भी रखना। तो जब हमने ये सोचना शुरू किया तो असूलन तौर पे तो सबसे पहला काम मास्टर प्लान पे होना चाहिए। बिल्कुल। अब मास्टर प्लान जो बना हुआ था उसकी एक्सपायरी थी 2021 में। मास्टर प्लान का कानून ये है कि उसको 20 साल से पहले बदला नहीं जाता, until unless extremely necessary। सही सही। लाहौर का मास्टर प्लान 2004 में इन्फोर्स आया, अच्छा बना बुरा बना जो बना उस वक्त बना, ठीक। 2013 में इसको एक बार चेंज किया गया, 2014 में इसको फिर तब्दील किया गया, 2015 में इसको फिर तब्दील किया गया, और 2016 में इसको फिर तब्दील किया गया। 4 मरतबा इस मास्टर प्लान को हमने तब्दील कर दिया। उस तब्दीली की क्या वजूहत थी ये मैं नहीं जानता, मैं उस वक्त नहीं था, बट 4 बार तब्दील करना, आई मीन इससे तो अच्छा था कि आप एक नया बनवा लेते और उसको आने देते, तो तरीकेकार है उसके तहत। 2021 अभी तक वो पुरानी साइकिल वैलिड है और रिविजन्स के साथ चल रहा है। तो आज हम जब आए तो हमारे पास ये भी आया है चैलेंज कि मास्टर प्लान शहर का नया बनवाना जरूरी है। मास्टर प्लान सही बनाने का जो तरीकेकार है उसमें बहुत ज्यादा सर्विस शामिल होते हैं। उन सर्वे से आपको पता चलता है कि लोगों की नीड क्या है, जरूरियात क्या। बिल्कुल आपने सही कहा। हमने उस पर काफी ज्यादा बैठ के 2-4 महीने तो बैठ के से बहस ये की कि लोगों को दावत नहीं आए, जो दर्द रखते थे शहर का वो लोग आए। LDA के ऑफिस में हुजूम होता था, झूठ नहीं बोलूंगा, पहली 2 मीटिंग तो उन्होंने अपनी नाराजगियों के जो इजहार किए, वो मैंने कहा मेरे सर पे क्या नाराजगी आ गई, बट बहुत ज्यादा उन्होंने की, और उनकी सारी नाराजगियां जायज थी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने बहुत सीखा एक्चुअली उनसे। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि आप मान रहे हैं कि नहीं, अदरवाइज लोग जो हैं वो इस चीज को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होते, कि लोग तो ये कहते हैं कि जी शिकायतें लोगों का काम है लगाना, बट जो लगाने वाले हैं वो अवाम है, हम तो पॉलिटिकली बैठे हुए हैं। बिल्कुल तो हमने तो उनकी सुनी, उनकी नहीं सुनी तो हमारा क्या ताल्लुक। तो हमने बैठ के उनकी बातें सुनी, मैंने खुद बैठ के मैंने सुनी 2-3 मीटिंग्स में, तो उन्होंने LDA का जनाजा निकाल दिया, विच वाज ओके, क्योंकि वो पुराना था, सब मेरे को सुनने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। 3 मीटिंग्स के बाद मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि आप लोग सब मुझे ये बताएं कि अगर 100 साल के बाद अखबार की सुर्खियों में एक लाइन लिखी जाए लाहौर के बारे में तो वो क्या हो। तो उनमें फिर जब ये होमवर्क दिया तो सिर्फ जो शहर का सिलेक्टेड समझदार लोग थे जो काम करना चाहते थे वो आगे आए, बाकी सारे चले गए उस मीटिंग से। फिर वो जो 60-70 बंदा कमरे में बैठता था वो 10-12 ही रह गए थे।
उन 10-12 ने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स बनाई, जिनमें से एक स्टेटमेंट हमने सेलेक्ट की। वो स्टेटमेंट है तहजीब का मरकज खुशहाल लाहौर। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये सबसे जबरदस्त चीज है। अब ये है हमारा विजन। विजन वो होता है जो आप पहुंचना चाहते हैं जहाँ तक। मास्टर प्लान 20 साल के लिए होता है, ज्यादा के लिए नहीं होता। तो मास्टर प्लान के लिए इस स्टेटमेंट में जब उन्होंने डेफिनेशंस हमें समझाई, यानी गोल सेट कर लिया आपने। गोल सेट कर लिया कि हम रहे ना रहे 100 साल बाद लाहौर का होना चाहिए। सही। तो हमने उनको ये समझाया कि अब आप बताएं कि इसको अचीव करने के लिए आप क्या क्या चाहते हैं। तो 5 की पॉइंट्स बाहर निकले। उनमें से एक एनवायरनमेंट था, लाहौर शहर की आबो हवा हमने बहुत तबाह की है, इसको भी बचाना। एक हेरिटेज थी जिसकी वजह से लाहौर मशहूर है, लाहौर के खाने, लाहौर की गवाल मंडी, ये भी हमारा कल्चर है, पहचान है ना, एक शहर की हमारी। पहचान है ये। एक था इंक्लूसिवनेस, लोगों की एंगेजमेंट होनी चाहिए अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। एक थी इकोनॉमिक्स, शहर में कारोबार के बगैर आप आगे कैसे नहीं बढ़ बढ़ेंगे। सकते। बिल्कुल आपने तो सही कहा। इन सब चीजों को डाल के इन लोगों ने जब चीजें बनाई, तो उसके बाद मैंने एक सिंपल सा काम किया। अपनी एलडी की अथॉरिटी में हमने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी में हमारी बोर्ड की तरफ से कोई नहीं है, कुछ एलडीए के प्लानर्स और प्राइवेट सेक्टर के लोग जो इसमें शामिल थे, उनको बोला आप बैठ जाएं और आप डिसाइड करें कि मास्टर प्लान लाहौर शहर का अब कैसा बनना है, कैसा होना चाहिए। उनने टीओआरस बना के हमें भेजे, हमने अथॉरिटी में अप्रूव किया। अप्रूवल के बाद जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। अब ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, जो प्री क्वालिफिकेशन के लिए लोग वो आ गए हैं। अब वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि उनमें से किस तरह आगे लेके चलना है। मास्टर प्लान बनेगा, 1 साल से 1.5 साल लग सकता है इसको। सही। ये हो गई मास्टर प्लान की कहानी। सही। लेकिन इसको इंतजार में 1.5 साल 2 साल अगर मैं रुक जाऊं, सही, तो वो जो पागल बैल की मैंने बात की थी वो अभी तक भागी नहीं है मेरी तरफ। सही। तो हमने ये डिसाइड किया आज से 1.5 साल पहले ही कि हमें हर कवानीन को देखना पड़ेगा उनकी आसानी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने एलडीए की 3 चीजों पे तैयारी शुरू कर दी। सही। सबसे पहले एलडीए की बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन, ठीक। ये वो है जिससे आम आवाम का डायरेक्ट ताल्लुक है, बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा तंग होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। उसके बाद है लैंड यूज रूल्स, जो आपके शहर की एक्सटेंसिव कमर्शियलाइजेशन पॉलिसी है, अगेन आम आवाम वाली बात है। उसके बाद है प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स, ये वो है जिसके तहत जहां पे आवाम घर लेती है वो सोसाइटी कैसे बनाई जाएगी। ये 3 चीजों पे हमने इसके बाद हाथ डाला और इन पे हमने काम शुरू किया। सही। प्राइवेट सोसाइटी के हवाले से जो रूल्स, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लोग मुतासर हुए, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता था, सोसाइटीज का पास होना साल हर साल पे ये चले जाता था। इसमें भी रूल्स में तरमीम की गई हैं, तो ये बताएगा क्या चेंजेस लेकर आई गई हैं। अच्छा, रूल्स में पहले मैं चेंज से पहले ये बताना चाहूँगा कि कानून के 4 पॉइंट्स मेरे हिसाब से हैं। सबसे सुप्रीम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे ऊपर कोई कानून नहीं है, कोर्ट भी उसके ऊपर काम करता है। उसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो उसके अंडर है, वो उससे ऊपर नहीं उसके अंडर रह सकता है। उसके बाद रूल्स हैं जो कैबिनेट बनाती है, उसके नीचे रेगुलेशंस हैं जो एलडीए की बॉडी बनाती है। तो ये हायरार्की समझनी जरा जरूरी है तीनों की, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स ये बनाने शुरू लाहौर में आज से कोई 15 साल पहले, उससे पहले ये रेगुलेशंस पे हाउसिंग स्कीमें बन जाया करती थी। सही, ठीक है जी। रूल्स बनने का मतलब ये है कि जो रूल्स हैं उसके बनने के बाद एलडीए का बोर्ड भी उनको चेंज नहीं कर सकता। सही। हमने उसको फॉलो करना है। ठीक है। हम उसकी एक्सपेंशन में जा सकते हैं, लेकिन वो तो मिनिमम होना जरूरी है। ठीक है। ठीक हो कि नहीं। अब रूल्स में प्रॉब्लम क्या थे हमारे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आप लोगों के हर डिपार्टमेंट में मुझे नक्शा अप्रूव चाहिए 1 महीने के अंदर, मुझे हाउसिंग स्कीमें अप्रूव चाहिए 60 दिन के अंदर, मुझे स्पीड तेज चाहिए, क्योंकि जब स्पीड तेज नहीं होती तो स्पीड मनी बीच में आ जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और स्पीड मनी, करप्शन, ये सारी बातें हमारी पार्टी का तो मैंडेट ही रहा कि करप्शन को रोकना। करप्शन को रोकने के मेरी नजर में 2-3 तरीकेकार होते हैं। एक तरीकेकार ये होता है कि हम पकड़ के ढूंढ के लोगों को अंदर करते रहें और मैं इसी इन्वेस्टिगेशन में लगा रहा हूँ। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि कानून ऐसे बना दें कि पैसे लेने वाले के लिए पैसे लेने की जगह ही खत्म हो जाए, तो वो कहाँ पैसे लेगा जाके। तो मेरा फोकस दूसरे पे ज्यादा है, क्योंकि पहला काम मेरा नहीं है, वो नैब का, एंटी करप्शन का, एफआईए, बहुत से डिपार्टमेंट उस काम को कर रहे हैं। लेट देम डू इट। कल को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ भी कर सकते हैं। इट्स देयर जॉब, इट्स देयर राइट। तो हम चले गए इधर रूल्स में। रूल्स को जब बैठ के स्टडी किया तो रूल्स दुनिया में अच्छे वो बनते हैं जहां पे विन विन सिचुएशन होती है। बिल्कुल। एक कानून ऐसा है जिससे आपका और मेरा दोनों का ताल्लुक है, तो उस कानून में ये बात बहुत जरूरी है कि उसके बनने के बाद आपको भी फायदा हो, मुझको भी फायदा हो। बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसे कानून का क्या फायदा जिससे सिर्फ आपको फायदा हो, मुझको ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने रूल्स पे फोकस बनाया। रूल्स पे फोकस ऐसे बना कि गवर्नमेंट में हाउसिंग डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला सेक्रेटरी हाउसिंग के अंडर, जिसमें उन्हें कमेटी बनाई, जिस कमेटी की जिम्मेदारी थी कि ये प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स की तरमीम करके एलडीए को भेजे कि वो इसको चेक करें। सही।
उनने अपनी तरफ से कुछ 6-8 महीने, मेरे ख्याल में 9 महीने शायद गालिबन काम किया। ये बनी थी 2018 के दिसंबर में। सही। एलडीए को ऑफिशियली अक्टूबर 2019 में आई बिलीव ये डॉक्यूमेंट भेजा गया कि अपनी अथॉरिटी में रखें। सही। और रख के इसका फैसला करें कि ये सही है कि गलत है। सही। हमारी अथॉरिटी में वो प्रेजेंट हुआ, उनकी बहुत सी बातें हमने मान ली और बहुत सी बातें हमने नहीं मानी। सही। अच्छा एसएम इमरान साहब, ये वो सब चीज़ें हैं जिसमें जब भी आप रूल्स बना रहे होते हैं, चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं, तो एक मकसद होता है कि शहरियों को फैसिलिटेट करना है। हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो थे वो साल हर साल उनको यही नहीं पता चलता था कि उनका प्लॉट कहाँ पर है, फाइलों पर ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहती थी। लोगों की आसानी इसमें अब किस तरह से मुमकिन बनाई गई है चेंजेस करने के बाद, वो थोड़ा सा बता दे ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि अब उनके लिए ये चीज़ें आसान हो गई हैं। पहली बात तो ये कि अप्रूवल के 4 प्रोसेस थे। एक पीपीपी था, एक टेक्निकल सैंक्शन था, फिर एक सैंक्शन था, फिर अप्रूवल था। पीपीपी होता है कि आपको एलडीए इजाजत दे देता है कि यहाँ पे आप सोसाइटी बना सकते हो। ठीक है। ये इजाजत देने के लिए हमने आके पूछा कि जरूरत क्या है। मास्टर प्लान है, हम तो मास्टर प्लान में देखते हैं कि ये एरिया ब्राउन है, बिल्कुल, तो हमने तो इतनी बात बतानी है। जब ये बता दी तो बात खत्म हो जाती है। सही। तो पीपीपी देने की जरूरत नहीं है। पीपीपी का प्रोसीजर 2-3 साल जाया करता था लोगों के। हमने ये बोला है कि आप हमारे पास एक ही बार आएंगे और अपना सैंक्शन लेके जाएं, उसके बाद बेच लें, हमें कोई इशू नहीं। सही। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो लोग पहले पीपीपी लेते थे, क्योंकि वो तो ये पूछ रहे हैं कि मैं बना सकता हूँ कि नहीं, अक्सर उनके पास वहाँ की मलकियत नहीं होती थी। अच्छा, सही। जमीन की मलकियत नहीं होती थी। और वो आके पीपीपी का मतलब है कि यस यू कैन प्लान, आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। सही। ठीक है ना, तैयारी कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बना सकते हैं या बेच सकते हैं, जस्ट प्लानिंग थी। अब उस प्लानिंग के टुकड़े को ले जाके बहुत से डेवलपर माल बेचना शुरू कर देते थे, जबकि उस कागज के टुकड़े पे ये लिखा हुआ है कि आप ना बेच सकते हैं, ना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सिर्फ प्लानिंग करके हमें सबमिट कर सकते हैं। अब ये बात बहुत अहम है, लेकिन ये आम बंदा तो नहीं समझता। एक आम बंदे को वो कहते हैं देखो जी इजाजत मिल गई, एलडीए का टुकड़ा है हमारे पास, उसमें कोई इजाजत नहीं लिखी हुई। हमने उस डॉक्यूमेंट को ही खत्म कर दिया। हमने ये कह दिया है कि आप लाएं, हम एक ही बार आपको सैंक्शन देंगे। इसका मतलब अब जो हमसे सैंक्शन लेगा उसके पास जमीन होगी तो सैंक्शन लेगा, वरना नहीं ले सकता। बिल्कुल। ये फैसला पहले स्टेप पे क्लियर कर दिया गया है। सही। तो अब जो नए लोग आएंगे वो पीपीपी के चक्कर में या उस झंगट्टे में नहीं पड़ेंगे, वो यहीं पे आगे बढ़ेंगे और उनको एग्जैक्टली पता होगा क्या ले रहे हैं। ये बात नंबर 1 है। सही। बात नंबर 2 ये है कि इंटरेस्टिंगली जो स्कीम अपने आप को अप्रूव कराने आती है या सही से काम चलते हैं, उनका तो काम करने का प्रोसीजर भी इतना आसान हो जाता है कि हमारे प्रोसेस इतनी इजी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारे कंट्रोल मिक्सड अप हो सकते हैं, उनने तो अपनी गुडविल बनानी है। सही। लेकिन जो इलीगल सोसाइटी वाले हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात बोलना चाहूंगा। जो भी आवाम के लोग कहीं पे प्लाट लेने जाते हैं, उनको पता लगाना चाहिए पहले कि वो अप्रूव्ड है कि नहीं। बिल्कुल। ऑनलाइन भी हमारी चीजें पड़ी होती हैं वेबसाइट पे, हम अखबारों में भी ऐड दे रहे होते हैं कि कौन गलत है, इससे काम मत करें, बट देयर इज अ लिमिट। हम लोग एक हद तक कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये चीजें जब आपके लिए प्रोवाइड की गई हैं, तो जब भी आपको पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है, तो जरूर आपको जो है मुकम्मल एहतियात के साथ ये करना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा मसला था। हमारे पास टाइम कम है, मुझे बता दें कि कुछ ये जो रूल्स बनाए गए हैं, चेंजेस लेकर आए गए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी इससे रिलीफ मिलेगा? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मसला ये इलीगल सोसाइटीज का। मेरे पास सबसे ज्यादा केसेस उनके या कंप्लेन जो आती है वो ये आती है कि मेरा इन्हें प्लॉट नहीं दिया, मेरा इन्हें प्लॉट नहीं दिया। मैं जब उस सोसाइटी को चकते, वो सोसाइटी इलीगल होती है। अब मेरे हाथ बन जाते हैं कि मैं उनकी हेल्प कैसे करूं, क्योंकि मैं इनलीगल को नोटिस दे सकता हूं। मैं किसी को नोटिस देता हूं तो वो कहीं से कोई स्टे किसी बात का ले आएगा, कुछ और ले आएगा, मैं उन पे क्या कार्रवाई करूं? हम फंस जाते हैं वहां जाके, हमारे हाथ बन जाते हैं। तो मैं फिर बोलूंगा, हमने रूल्स में आसानी कर दी है, प्लीज उनके अप्रूवल लेटर्स को देख के उनसे काम करें। हमने रूल्स के साथ साथ उनके अंदर काम करने की भी आसानियां पैदा कर दी हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो आवाम ने वहां प्लॉट लेना है, उसने जिस तरह घर बनाना है, हमने आवाम के लिए आसानी ये कर दी है कि अगर आज आप बिल्डिंग रेगुलेशंस के तहत अपने घर का नक्शा अप्रूवल कराने के लिए देते हैं, और एलडीए आमतौर पे आपके 6 महीने लगा देता था और फिर पैसे भी लेता था या जो भी करता था, आज हमने ये कह दिया कि 1 महीने में एलडीए को बोल दिया अप्रूव करो। सही। अगर एलडीए 1 महीने में अप्रूव नहीं करता और आप अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं, एलडीए के पास कोई राइट नहीं आपको रोकने का। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो शहरियों की सहूलियत के लिए ऐड की गई हैं। देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें आप? एहतियात करें प्लीज, काम करें। इस मुल्क की खिदमत करना हम सबका फर्ज है, सिर्फ सियासतदानों का, गवर्नमेंट में बैठे मीडिया वालों का नहीं, अवाम का भी है। अवाम इस तरह सबसे ज्यादा मदद कर सकती है कि गलत को गलत बोले। एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट हमेशा मैं कहीं पे सुनता भी और कहता भी हूँ कि बी नॉट अफ्रेड ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल, बी अफ्रेड ऑफ द साइलेंस ऑफ द गुड वंस। तो जो अच्छे लोग हैं ना, उनको चुप नहीं रहना होता, बोलना राइट है, बोले,
क्रिटिसाइज करें, हमें क्रिटिसाइज करें, प्लीज क्रिटिसाइज मी, मैं तो एंजॉय करता हूँ। लेकिन मुस्बत होना चाहिए ना, आप खुद काम अपना जिम्मेदारी से करें ना, दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहें, ये भी चीज़ ठीक नहीं है। अपनी जिम्मेदारियां सबसे पहले समझने की जरूरत होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। खुश आमदीद कहेंगे और डेंगू का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। सीज़न जो है आप देख रहे हैं ये पीक पे है और बारिशें भी हो रही हैं, तो ये ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल है। एहतियात से ही इससे बचा जा सकता है। अब डेंगू एक्चुअली है क्या? बहुत सारे लोग जो है इसको लाइटर लेने लग गए हैं कि कोरोना से कम इसका ख़तरा है। एक्चुअली बहुत ख़तरनाक है। हमने देखा कि जब डेंगू की वजह से अमवात बहुत ज़्यादा हुई थी तो सूरत हाल क्या रही थी। तो इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि डराया जाए, मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जो एहतियाती तदाबीर हैं आप वो ज़रूर अपनाएं ताकि आप खुद भी बच सकें, अपने प्यारों को भी बचा सकें। अब डेंगू से बचना किस तरह से है और कितना ये ख़तरनाक है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। चेयरमैन डेंगू एक्सपर्ट चेयरपर्सन है जी डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप, डॉक्टर सोमिया इक्तदार, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो मैं सब लोगों का शुक्रिया इसलिए भी अदा कर रही हूँ कि आज पहुंचना सबसे ज्यादा बहुत बारिश तेज और बारिश सड़कों की पे वजह बहुत से। पानी। सही, तो बारिश से जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों के मामलात मुतासर हो रहे हैं, वहीं डेंगू का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी, कितना खतरा है बारिश अगर इस तरह से होती रही तो? देखिए, आपको पता है ना कि लास्ट ईयर भी हमारे पास डेंगू केसेस की सर्ज आई थी, तो फॉर द लास्ट 2 इयर्स जो है हमारे पास ये ख़तरा मौजूद था कि ये जो अगले 2 साल हैं ये हाई सीजन होगा डेंगू के हवाले से। दुनिया भर में भी डेंगू के केसेस जो हैं वो पीक कर रहे हैं, और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ या ट्रॉपिकल बेल्ट जिसमें डेंगू ज़्यादा देखा जाता है, जिसमें थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत शामिल है, इन सब में डेंगू के केसेस इस साल भी ज़्यादा होने की प्रेडिक्शन है। सो ये वो टाइम है जब हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बारिशें आपके सामने शुरू हो गई हैं, और जहाँ लोगों को बारिशों से पकौड़े और समोसे और अच्छी चीज़ें याद आती हैं, हमें फ़ौरन से ख्याल आता है कि ओ नो, अब मच्छर होगा और डेंगू होगा और लार्वा के लिए हमें कुछ करना है। सो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की तरफ से अलर्ट तो पहले ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब प्रॉपर तौर पर कोशिशें और रेगुलर जो बड़ा चैलेंज बन जाता है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि उस तरह से हम पानी की निकासी फौरी तौर पर मुमकिन नहीं बना सकते, वो भी नहीं बना सके। और आपको पता है कि क्योंकि हम कोविड में बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंसे हुए थे, तो डेंगू जो है वो एकदम अब सीज़न उसका स्टार्ट हो गया, कोविड गया नहीं और दूसरी ख़तरा हमारे सर पर मंडला रहा है। लेकिन आई थिंक हमारी स्पिरिट्स आए हैं और काम जो है इस पर तेज़ी से जो है वो हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। रेगुलर कैबिनेट कमेटी की मीटिंग भी अब एवरी वीक होती है, जो हमारी डर्क और टर्क लेवल की मीटिंग्स हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्या कारकर्दगी रही फील्ड टीम्स की। वो भी अब जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं, जैसे जो शहर जिनमें ज़्यादा डेंगू होता है, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, उनमें तो डेली बेसिस पे की जा रही है। लेकिन बाकी शहरों में थ्राइस अ वीक जो है वो डर्क और टर्क की मीटिंग्स की जा रही हैं, जिसमें असेस किया जाता है कि किस तरह लार्वा की रिपोर्टिंग हो रही है, कितने केसेस हमारे सामने आए हैं, और किस तरह हमने अवेयरनेस पे काम करना है और लोगों को बताना है कि ये सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है, ये तो एक सोशल प्रॉब्लम है जिसमें हम सब ने। अच्छा डॉक्टर सोमिया, इस पे लोगों को बताने वाली जो बात आपने की है ना, आई मस्ट से कि ये सबसे पहले होना चाहिए। बाद में हम जाएं कि क्या इंतजामात किए गए हैं, किस तरह से वो लोग जो कि डेंगू में मुब्तला हो रहे हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। हमने लोगों को पहले बचाना है, लोगों को शऊर बेदार करना है। सबसे पहले तो ये बताएं, डेंगू खतरनाक एक्चुअली है क्योंकि लोग कोविड से नहीं डर रहे थे, और डेंगू तो हमारे लिए पुरानी बात हो चुकी है। देखिए, डेंगू तो आपको पता है कि 2011 से हमारे पास रिपीटेडली इसके केसेस आ रहे हैं, और जब भी केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसके साथ अमवात भी रिपोर्ट होती रही हैं। तो आई थिंक लोगों को ये कुछ अवेयरनेस तो है डेंगू के मुतालिक, और आपके प्लेटफॉर्म से हमने इस साल भी आपको पता है 3 या 4 दफ़ा डेंगू पे प्रोग्राम भी किया। मैं एक दफ़ा फिर तमाम अवाम को बताना चाहती हूँ कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो उन्हें इख्तियार करनी है इस मौसम में स्पेशली। अब आप देख रहे हैं कि जैसे बारिश हो रही है और पानी इकट्ठा हो रहा है, तो बारिश का पानी जहाँ जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ मच्छर अफजाइश करते हैं, और वो लार्वा जो है वो फिर मच्छर बनकर डेंगू फैलाने का बायस बनता है। तो बारिश के पानी को ड्रेन कर दीजिए। आपके घर के अंदर भी मच्छरों की अफजाइश पानी वाली जगहों पे हो सकती है, तो अगर आप पानी स्टोर करते हैं तो उसको ढांप के रखें। अगर आपने फूल सजाए हुए हैं गुलदान में तो पानी को तब्दील कर दें। अगर आपके फ्रिज की ट्रे में, डिस्पेंसर की ट्रे, कूलर की ट्रे, मच्छर सिर्फ और सिर्फ साफ पानी में अफजाइश, ये ज़्यादा साफ पानी में मच्छर है। और एक मैं हमेशा बताती हूँ कि एक स्मॉल टीस्पून के बराबर यानी 5 ml इतने से पानी में भी मच्छर की अफजाइश हो सकती है। तो जहाँ जहाँ पानी पॉसिबल ड्रेन करना हो उसे ड्रेन कर दीजिए, जहाँ ड्रेन नहीं कर
सकते उसे हर तीसरे दिन तब्दील कर दीजिए। सही। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो आपके वाटर स्टोरेज टैंक्स या कूलर्स या ऐसी चीज़ें जो वहाँ पानी है उनको जब आप ड्रेन करें, अगर उसमें खुदा न खास्ता लार्वा है तो उनको अच्छी तरह स्क्रब करें। स्क्रब करने से जो मच्छर के अंडे होते हैं वो स्टिकी होते हैं, वो सर्फेसेस के ऊपर जम जाते हैं, तो जब आप स्क्रब करते हैं उन्हें अच्छी तरह तो वो डिस्कार्ड हो जाते हैं और फिर वो ग्रो नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज तमाम हाउसवाइफ्स के लिए और वो लोग जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपने कूलर्स को, अपने वाटर टैंक्स को और ऐसी सर्फेसेस जहां पानी जमा है या कुछ लोगों ने परिंदों के लिए पानी रखा होता है बाहर, उनको अच्छी तरह स्क्रब भी करना है ड्रेन करके, ताकि अंडों को भी हम तल्फ कर अच्छा, घरों में तो हम एहतियात बहुत सारे लोगों को देखते हैं कर लेते हैं, ऑफिसेस वर्क प्लेस पे इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। देखिए, जो आपका घर होता है उधर आपने 24 घंटे रहना है, लेकिन जो आपका ऑफिस होता है आप एक बहुत बड़ा टाइम अपने दिन का वहां भी गुजार रहे हैं, दैट्स योर सेकंड होम। सो एक्चुअली हमें दोनों जगहों पर जो है वो सारे मेजर्स लेने की ज़रूरत होती है। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि जब हम डेंगू का डैशबोर्ड देखते हैं तो हमने उसमें वर्क प्लेस एड्रेस और होम एड्रेस दोनों देखना होता है, और जो हम केस रिस्पॉन्स करते हैं यानी कि लार्वा को मारने की एक्टिविटी या स्प्रे की, वो हम घर और ऑफिस दोनों जगहों पे करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हों तो उनके स्कूल में करते हैं, अगर किसी जगह वो काम करते हैं तो उस जगह करते हैं, बिकॉज मच्छर तो मोबाइल है, आपको नहीं पता उसने घर पे काटना है, उसने रास्ते में आते हुए आपको सड़क पे काट लेना है या आपकी वर्क प्लेस पे काटना है, तो दोनों जगह एहतियात ज़रूरी है। तो जो लोग वर्किंग हैं, वर्किंग मैन, वर्किंग विमेन और जो कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं, वो ये भी एहतियात करें कि घर में एहतियाती तदाबीर के साथ जो उनका स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस है वहाँ पे भी सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स को वो अपनाएं और फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें और खिड़कियों की जालियों को देखिए आप अपने वर्क प्लेस पे भी, घर पे भी, स्कूल कॉलेजेस में भी, कि वो इंटैक्ट हों ताकि मच्छरों को आप तक एक्सेस ना मिले और वो आपको काट के बीमारी फैला ना सके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या समझती हैं आप कि प्लानिंग अब दोबारा से उस तरह एक्टिव होनी चाहिए जिस तरह हमने माजी में देखी? क्योंकि जगह जगह हमने देखा था सर्विलेंस की जाती थी, घरों में जाके चेक किया जाता था, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो शहरियों को भी याद रहता है कि उन्होंने एक्टिव रहना है, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि अब हम जाके गली मोहल्लों की सतह पर जैसे माजी में होता रहे, अब दोबारा से वो काम शुरू करें। देखिए ना, प्लानिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और लास्ट ईयर क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ केसेस ज्यादा थे तो एक बहुत एक्सटेंसिव माइक्रो प्लान बनाया गया था। याद है कि हमारे अपने इलाके में डेंगू सर्विलेंस टीमें पहुंचती रही हैं। जी जी, एक माइक्रो प्लान लास्ट ईयर बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे बनाया गया था और उस माइक्रो प्लान में हर एरिया को डिवाइड किया गया है, उनको रेड, ग्रीन, येलो जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। जहाँ ज्यादा खतरा है वो रेड है, निस्बतन सेफ एरियाज येलो है और ग्रीन, और उन्हीं के हिसाब से टीम्स को जो है डिप्लॉय किया जाता है ताकि वो 3 दिन के बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद एरिया की सेंसिटिविटी के हिसाब से उसमें अपनी परफॉर्म करें एक्टिविटीज। सो द प्लान इज इन प्लेस और उस पर अमल भी हो रहा है, लेकिन हमें ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो हमें उसको बेहतर करना है और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हुए अपने फ्यूचर की स्ट्रैटेजी को जो है वो और मजबूत करना और बिल्कुल हम तो इससे गुजर चुके हैं तो हम बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग कर सकते हैं। अब कुछ बात करनी है इलामात की, क्योंकि शहर में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहबा नाज़िम, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और आपको बताएंगे कि डेंगू के इलामात क्या क्या, किस सूरत में आपको जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है और फौरी तौर पर अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। इतनी जिस्म में शदीद दर्द होती है और मैं जब क्योंकि पेशेंट से बहुत इंटरेक्ट करती हूँ तो पूछती हूँ, कहते हैं ये वर्स्ट बुखार ऑफ आवर लाइफ है, इतना तेज़ बुखार और जिस्म में इतनी शदीद दर्द। इसके अलावा सर दर्द, आँखों में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द, जिस्म पे किसी रैश का नमूदार होना या जिस्म के किसी हिस्से से खून आना। बुखार के साथ अगर इनमें से कोई 2 अलामात हों तो हमें शुबा होता है कि ये डेंगू बुखार हो सकता है और इस सिलसिले में आपको फ़ौरन हॉस्पिटल में जाके एक दफ़ा मुस्तलिक डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेट ना करें अपने आप को और ख़ुद से दवाइयों का इस्तेमाल और टोटके इस्तेमाल ना करें। सही। दूसरी बात ये कि एक सादा टेस्ट, CBC का टेस्ट, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहता है, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है। अगर उसमें खून के खुलियों की मिकदार सफ़ेद और लाल कम हो तो ये हमारे शुबे को बढ़ा देता है कि शायद ये डेंगू बुखार ही है और फिर आपकी डेंगू की तशखीस के टेस्ट किए जाते हैं जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये डेंगू बुखार है।
सादा डेंगू बुखार जिसे हम डेंगू फीवर कहते हैं, आम तौर पे 10 से 15 दिन की बीमारी होती है जिसके बाद मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन इसकी एक सीरियस फॉर्म भी है जिसे हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, जो कि कुछ मामूली लोगों मिकदार में लोगों को हो सकती है, जिसके अंदर मरीज़ की हालत सीरियस भी हो सकती है, उसके जिस्म से खून भी आ सकता है, उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है और उसके ऑर्गन्स मुतासर हो सकते हैं। सो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हॉस्पिटल ज़रूर जाइए और खुद से अपना मामूली बीमारी समझ के इसका इलाज ना करें। डॉक्टर साहब, अब कोविड भी साथ साथ है और उसमें भी आपको बुखार होता है, अलामात ऑलमोस्ट होती हैं, तो अब आप डिफरेंस इनमें कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोविड भी क्योंकि एक वायरल इलनेस है तो वो भी सारी वायरल इलनेसेस फीवर के साथ ही महसूस होती हैं। अब क्योंकि ये वो वाला टाइम आ गया है जब दोनों बीमारियां साथ चल रही हैं, तो हमें इनको एहतियात से अलग-अलग डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। कोविड की बीमारी आमतौर पे रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करती है, तो इसमें बुखार के साथ गले की खराबी, गले में दर्द, सांस में तकलीफ का होना, सीने में बोझ का महसूस होना शामिल है। और दो अलामात जो कोविड में और भी देखी जा सकती हैं, उसमें जो नई अलामत हमारे सामने आई वो लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल है। लोगों को सेंस ऑफ स्मेल मुतासर, कंप्लीट या पार्शियल लॉस हो जाता है या टेस्ट सही नहीं आता। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स डायरिया के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। लेकिन आमतौर पर गले की खराबी, खुश्क खांसी का होना और सांस में दिक्कत और तकलीफ वो अलामात हैं जो कोविड की निशानदेही करते हैं। इसमें आमतौर पे हमारे जो रेड सेल्स और वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स खास तौर पे इतने कम नहीं देखे गए। डेंगू के बुखार को प्लेटलेट्स की कमी के साथ लेबल किया जाता है, जो कि कॉमनली डेंगू फीवर में देखी जाती है। सो दोनों सूरतों में अगर आपको बुखार है तो आपको हॉस्पिटल में जाके अपना टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए, ताकि आप टाइमली डायग्नोज हो सकें और किसी भी सीरियस कंडीशन में जाने से पहले आपकी तशखीस और इलाज। क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि जब बुखार होता है तो हम घर में सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हम घर में ही ज़ाया कर देते हैं। मलेरिया के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। डेंगू और मलेरिया ये दोनों मच्छर के काटने से ही होते हैं और उसमें भी बुखार आपको होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस हम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जो मलेरिया है वो एक और मच्छर की वैरायटी है जिसको काटने से होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो मानसून का पीरियड है उसमें मच्छरों की अफजाइश होती है, तो दोनों हो सकते हैं। मलेरिया का बुखार आमतौर पर साइक्लिकल पैटर्न का बुखार होता है, जिसमें रिपीटेडली साइकिल्स होते हैं, बुखार फिर सेटल हो जाना, फिर बुखार के। सही। ये बुखार भी तेज़ नौयत का होता है, लेकिन इसमें आमतौर पे ऐसी अलामात जो डेंगू में देखी जाती हैं, जैसे आंखों के पीछे दर्द, जिस्म पे किसी रैश का होना या जिस्म के किसी के हिस्से से खून का आना बहुत ही कम देखी जाती हैं। ठीक है। और मलेरिया का टेस्ट भी खून के एक सादा टेस्ट से हम मलेरियल पैरासाइट्स को देख सकते हैं, वो हमें ब्लड के ऊपर नज़र आ जाते हैं सेल्स और आइडेंटिफाई हो सकते हैं, तो वो भी ज़रूर तशखीस कराइए। अब मलेरिया के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं और पंजाब में जो है उसके बहुत कम, पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पंजाब में सबसे कम केसेस मलेरिया के रिपोर्ट होते हैं, लेकिन फिर भी ये अभी तक एलिमिनेट नहीं हो चुका, तो हमें इसकी भी एहतियात की ज़रूरत है। और जो एहतियाती तदाबीर मैंने आपको डेंगू के लिए बताई वही इसके ऊपर भी लागू होती हैं, बिकॉज ये भी मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अस्पतालों का रुख करने से एक्चुअली अभी भी डर रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि अस्पतालों में इंतजामात शहर लाहौर के हैं, अगर किसी को डेंगू की अलामात हैं तो वो बिला खौफो खतर अस्पतालों का रुख कर सकता है? जी बिल्कुल, जो इमरजेंसी में डेंगू के काउंटर्स हैं वो बिल्कुल फाल हैं और कोरोना के काउंटर्स भी काम कर रहे हैं। ठीक है। सो दो अलग-अलग काउंटर्स हैं जिस पे आपको हॉस्पिटल के बाहर क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि डेंगू का काउंटर किस जगह मौजूद है और कोरोना का काउंटर किस तरह है। ठीक है। हमारे पास क्योंकि आपने देखा कि कोविड के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे पिछले कुछ महीनों में, तो कुछ अस्पतालों में बेड मुख्तस कर दिए गए थे कि जो कोविड के मरीजों के लिए थे, क्योंकि इन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है। लेकिन जैसे ही पेशेंट्स कम हुए हैं तो हमने डेंगू के तमाम अस्पतालों के अंदर इंस्ट्रक्शंस जारी होके उसके वार्ड्स को फाल कर दिया है। उनके हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में जो इंतजामात थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। उनकी इंस्पेक्शंस भी आजकल इन प्रोसेस हैं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कमी बेशी रह गई है तो उसको भी हम अपडेट कर लें बिफोर सीजन कम्स और पेशेंट्स हमारे पास आना शुरू हो जाएं। तो तमाम लोग बिल्कुल तसल्ली रखिए, तमाम इंतजामात पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों में मुहैया किए हैं। डेंगू की तशखीस के टेस्ट मुफ्त फराहम किए जाते हैं, 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक। ये सहूलत लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैसर है। आप अपना टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपको क्या बीमारी है और उसके मुताबिक आपका इलाज हो सके। और टाइमली हॉस्पिटल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइम जो है वो निकाल देंगे, बुखार की घर में सेल्फ मेडिकेशन करते रहेंगे तो उसका तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि कितना। मैं ना सिर्फ एक बात करना चाह रही थी कि कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो मैं लोगों को ज़रूर बताना चाहती हूँ। अगर आपको तेज़ बुखार के साथ शदीद मतली या उल्टी की कैफियत हो, पेट में शदीद दर्द हो, जिस्म के किसी हिस्से से खून आए
आए, खड़े होने से आंखों के आगे चक्कर या आंखों के आगे अंधेरा आने शुरू हो जाए, या फिर जिस्म के ऊपर सुर्ख धब्बे पैदा होना शुरू हो जाएं, तो ये वार्निंग साइंस होते हैं कि सीवियर डेंगू में आप जा रहे हैं और आपको फौरन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रिपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आई होप कि जो नाजरीन सुन रहे हैं वो एहतियात भी करेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर किसी को ये अलामात हैं तो मकसद यही है कि फौरी तौर पर आप हॉस्पिटल जाएं। ये चीज़ें बताने का, ये प्रोग्राम डिज़ाइन करने का मकसद यही है कि जितनी भी हम आपकी हिफाजत कर सकते हैं, आप तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचा सकते हैं, वो पहुंचा सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।